दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली यानी एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं और एक मरतबा फिर से ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन की है, जो कि मदरसा काशिफुल उलूम के नाम से जाना जाता है और बंगला वाली मस्जिद कहलाता है। आप तमाम लोग मरकज़ की इस इमारत से पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे और जिस तरह से साल 2020-2021 का दौर इस मरकज़ के ऊपर गुज़रा है उससे पूरी दुनिया बाखबर है। और मरकज़ चुनाव आने से पहले एक मरतबा फिर से क्यों सुर्खियों में आ गया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने दरअसल हुआ ये है कि वक्फ बोर्ड से मिल्कियत और इसी मरकज़ के बंगला वाली मस्जिद के मदरसा काशिफुल उलूम के जो मिल्कियत के उसके और निगरानी के कागजात मांगे हैं। सवाल ये है कि अब दिल्ली पुलिस आखिर कब से प्रॉपर्टीज़ के पेपर या उसके केयर टेकिंग के या फिर उसकी निगरानी के पर्चे चेक करने लगी, दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट्स और जायदादों के कागजात कब से दिल्ली पुलिस चेक करने लगी। इसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन के कागजात को लेकर के कि वक्फ बोर्ड अपना मौक़िफ़ रखे, लोकस बताए और इसी मरकज़ के तमाम उन कागजात को साबित करे कि वक्फ बोर्ड इसकी मालिक है, ये जगह वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस कोर्ट में जा चुकी है। फ़िलहाल ये आप जो देख रहे हैं अदालत के हुक्म के बाद मरकज़ की वो तस्वीर है जहां लोगों को नमाज़ पढ़ने की, आने जाने की, इबादत की इजाज़त दी गई थी और अदालत ने ही मरकज़ को एक मरतबा फिर से खुलवाया था। लेकिन क्या मरकज़ का मुद्दा एक मरतबा फिर गरमाने से मामला उलझता नज़र आएगा या फिर अब दिल्ली पुलिस जो है वो एक बहाना है, दरअसल मरकज़ को निशाना बनाना है। जो अभी सूरत हाल है उसे देखते हुए यही लगता है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि पुलिस का काम क्या होता है हमें ये समझना होगा। पुलिस का काम होता है क्राइम को रोकना, अगर क्राइम हो जाता है उसकी जांच पड़ताल करना, क्रिमिनल्स को पकड़ना, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना और उन्हें कोर्ट में पेश करना। कौन सी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसके पास है ये काम पुलिस का नहीं होता चेक करने का। ये अदालत देखे या फिर ये कंसर्न अथॉरिटीज़ देखें? बिल्कुल, ये कंसर्न अथॉरिटीज़ देखेंगी या अदालत देखेगी, लेकिन यहाँ पर पुलिस जानना चाह रही है कि मरकज़ की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक दिल्ली वक्फ बोर्ड का है या नहीं है। भाई आप होते कौन हैं जानने वाले? मेरा सवाल उल्टा दिल्ली पुलिस से है, आपको ये राइट्स दिया किसने? क्या आईपीसी की किसी धारा ने, क्या संविधान के किसी एक्ट ने? नहीं, किसी ने नहीं दिया है। तो आपको ये राइट्स किसने दिया कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड की है या नहीं है? आप दरअसल ये जानना नहीं चाह रहे हैं, आप एक शर फैलाना चाह रहे हैं, जैसे ज्ञानवापी या उससे पहले बाबरी मस्जिद में हुआ है, उसी तरह से आप उसी रास्ते पर आप चल रहे हैं और ये एक नया रास्ता आप दिखा रहे हैं कि मालिकाना हक, ये मालिकाना हक ये हमारी ही प्रॉपर्टी है, ये इस उम्मत की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, हमारे बड़ों ने वक्फ करी है। आप होते कौन है ये चेक करने वाले? आप अपने थानों का दिखाइए किसकी प्रॉपर्टी पर बने हैं। ये आपका काम नहीं है। और अगर ये आपका काम है प्रॉपर्टी के पेपर चेक करना, तो जो दिल्ली में हज़ारों फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं उन्हें आप ही थाने में सॉर्ट आउट कर लीजिए। अदालतों का वक्त भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। आपका मतलब जो सिविल मैटर्स हैं या जो मालिक मकान के किराएदारों के झगड़े हैं वो भी जायदादों के पेपर जो है पुलिस ही चेक कर ले, पुलिस ही फैसला कर ले। फिर पुलिस ही चेक करके फैसला कर ले ना। कोर्ट का वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेंगे, ज़राई भी बचेंगी मुल्क की। क्यों इतना लंबा चौड़ा फिर ये फलसफा बना रखा है कोर्ट? सिर्फ आज मरकज़ की बात नहीं है, इससे कुछ वक्त पहले ज्ञानवापी की बात हुई है, उससे कुछ साल पहले राजीव गांधी जी ने जो है उनके ज़माने में बाबरी मस्जिद की बात हुई है। तो ये नई चीज़ नहीं है, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। हमारे इदारों पर इनकी नज़र है और ये हमारे इदारों को हमसे छीनना चाहते हैं। ये उसी सिलसिले में एक कड़ी है मैं जो यहाँ तक देख पा रहा हूँ। वक्फ बोर्ड के केस करने के बाद ही अदालत ने मरकज़ को खोला, यहाँ पर परमिशन दी लोगों को इबादत करने की, आने की, जाने की। अगर वक्फ बोर्ड इसमें इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप या केयर टेकर नहीं होता तो अदालत तभी उनकी अर्ज़ी खारिज कर देती। किस बिना पर उन्हें ये अर्जी चलने दी, उनकी एप्लीकेशन को किस तरह से एक्सेप्ट करा अदालत ने? कोई ना कोई हक तो उनके पास था ना। ये सिर्फ अब मामले को, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है पूरी तरह से कि इसे दोबारा से गर्म करा जाए मरकज़ के मुद्दे को, और जिससे कुछ लोग अपना सियासी फ़ायदा हासिल कर सकें। हिंदुस्तान लाइव की आज टीम यहाँ पर पहुँची है और हम लोग एक मरतबा फिर से
मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन तक पहुँचे हैं और इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त में मौजूद हैं। अखबार की एक कटिंग है जिसको दिखा रहे हैं मुफ्ती कासिम कासमी। ये इनकलाब अखबार की कटिंग है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरे अखबारात में भी यहाँ की खबर आई है। मुफ्ती कासिम कासमी क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि चूँकि इलेक्शन करीब है और इलेक्शन के आने से पहले इस तरह के बहुत सारे मामलात हर जगह देखने में आते हैं कि जिनसे इलेक्शन को एक ख़ास तबके के जहन में बिठा दिया जाए। ये सिर्फ दिल्ली की या चंद एक सूबों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के तकरीबन हर सूबे में छोटे और बड़े इलेक्शन हर जगह जीतने के लिए इस तरीके की स्कीमें बनाई जाती हैं कि एक ख़ास मजहबी रंग दिया जाए इलेक्शन को और उसमें कामयाबी हासिल की जाए। ये कोई नहीं, लेकिन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा, बल्कि दिल्ली पुलिस ने अदालत में, दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है कि मरकज़ के जायदाद के यहाँ के जो कागजात हैं उनके पेपर्स को मालिकाना हक साबित करने के लिए वक्फ बोर्ड दिखाई है। तो पुलिस ने कहा है। देखिए, मैं इसलिए ये सारी बात कह रहा हूँ कि पुलिस का काम मेरे इल्म के मुताबिक ये नहीं है कि वो किसी प्रॉपर्टी को लीगल या इनलीगल कहे या वो ये कहे कि आप हमें कागजात दिखाएं। ये काम दीगर इदारों का है। अगर सरकार के वो इदारे जिनका काम प्रॉपर्टी की हकीकत का जानना है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, लीगल है या इनलीगल है, यहाँ कोई इजाफी तामीरात तो नहीं हो गई है, नक्शा पास है या नहीं, वो अगर ये सारी बातें मालूमात करें तो एक बात समझ में आती है कि हाँ कुछ ना कुछ मसला होगा। लेकिन एक ऐसा इदारा जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कामयाब बनाए, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे, वो इदारा अगर ये काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि मामला कहीं ना कहीं सियासी ज़रूर है और इलेक्शन के पेश नज़र ये सब किया जा रहा है। ये एक बात यकीनी तौर पर की जा सकती है। लेकिन उसके बाद मैं एक बात और यहाँ आपके इस चैनल के तवस्सुस से कहना चाहूँगा कि अगर हम जायज़ा लें उम्मत मुस्लिमा का, एक मुख्तसर सी लेकिन अहम बात है, हमारे अंदर कमज़ोरी ये है कि जितने भी मामलात को हम उठाकर देखें जो कौमी सतह के हैं, उनमें मैं हुकूमत या इदारों से ज़्यादा ज़िम्मेदार अपने आप को समझता हूँ, ख़ुद अपनी कौम को। इसलिए कि ये तबलीगी मरकज़ जो था, एक ज़माने तक, एक सदियों तक इससे काम लिया गया। यहाँ जो अकाबिर थे उन्होंने पहले भी काम किया। अगरचे तबलीग की ये जो मौजूदा शक्ल है ये 100 साला है, लेकिन इनके अकाबिर जो गुजरे उनका ताल्लुक़ बहुत पहले से दीनी रहा है और उनकी वजह से उम्मत ने फैज़ उठाया है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, ये उम्मत को सोचना चाहिए कि यहाँ पर शर की निगाहें आ गई और खैर निकल गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि बाज़ हमारे लोगों की अनानियत कह लीजिए या हमारे लोगों के आपसी इख्तिलाफ़ात को कह लीजिए, जब हमने उन इख्तिलाफ़ात को इन चार दीवारियों से बाहर निकाला तो फिर खुद ब खुद जो लोग इस तरह की चीज़ों के ख्वाहिशमंद रहते हैं कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए या मुस्लिम कौम को कमज़ोर करने के लिए कोई पहलू नज़र आ जाए, उनको मौका फराहम हो गया। और यकीनी बात है जब मौका मिल जाएगा तो वो मौके का फ़ायदा उठाएंगे। फिलहाल हम मरकज़ ही क्यों, सवाल मैं आपसे बस एक ही कर रहा हूँ। दो फ़ायदे हैं उसमें। एक वही जो मैंने पहले बताया कि इलेक्शन के अंदर फ़ायदा उठाया जा सकता है और यकीनी तौर पर यह हो सकता है, और दूसरा फ़ायदा कि मुस्लिम कौम की जो चीज़ें हैं, अभी आप सिर्फ यहीं की चीज़ ना लीजिए, ये तो तबलीगी मरकज़ का मसला तो है ही जो चल रहा है, आपको जामा मस्जिद के बारे में भी मालूमात हासिल होगी और भी बहुत सी मालूमात है। तो ये सारी चीज़ों का असल मुद्दा यही है कि कौम मुस्लिम को कमज़ोर किया जाए, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा पूरी उम्मत से कि इसके असल असबाब अगर तलाश किए जाएंगे तो हम खुद कसूरवार ज़्यादा बड़े निकलेंगे। हमारे आपसी इख्तिलाफ़ात जब तक होते रहेंगे कौम में, मज़हब के नाम पर और फ़िरक़े के नाम पर और अनानियत के नाम पर और चौधराहट के नाम पर, तब तक हमारे दरमियान इस तरह के हालात आते रहेंगे। अगर हमें बचना है इन हालात से तो हमें ये देखना होगा कि हमारा दुश्मन किस चीज़ से कमज़ोर होता है और किस चीज़ से मजबूत होता है। बिल्कुल, सवाल इस बात का ही है कि पुलिस ने अब जो मौक़िफ़ जानना चाहा है और पुलिस ने ये कहा है कि अदालत जो है वो इस चीज़ का ऑर्डर जारी करे कि मरकज़ के लिए, इस जगह की मिल्कियत के लिए ये साबित करे अदालत के सामने आकर के, दिल्ली वक्फ बोर्ड ये दिखाए कि यहाँ की मालिक वक्फ बोर्ड है या ये जगह उसी की मिल्कियत में। मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडवोकेट काउंसिल वजी शफीक। उन्हीं से पूछ लेता हूं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के उनका क्या कहना है और कानूनी नुक्ते नज़र से दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडवोकेट क्या बताते हैं। एडवोकेट वजी शफीक, वजी साहब, पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या है ये पूरा मामला और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से कहा है अदालत से कि मालिकाना हक साबित करे दिल्ली वक्फ बोर्ड, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना है आपको? क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है और वक्फ बोर्ड का इस पर किस तरह का एतराज़ है? कागज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? इन्होंने जो लॉक लगाया था वो इस वजह से नहीं लगाया था कि इसकी मिल्कियत में कोई डाउट है या कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी में कोई डिफेक्ट है या फिर एमसीडी की परमिशन के बिना बना हुआ है। अच्छा, इन्होंने जो लॉक लगाया था वो इस वजह से लगाया था, इनका कहना था कि कोविड की जो प्रोटोकॉल हैं उसका उल्लंघन हुआ है, उसका वायलेशन हुआ है। ठीक है।
उसको लेकर के पासपोर्ट एक्ट के वायलेशन के ऊपर चले गए। उस पाया गया कि पासपोर्ट एक्ट और वीजा की जो फॉर्मेलिटीज हैं उसमें कोई वायलेशन नहीं पाया गया। कोर्ट का जवाब आ गया। ओके। फिर इन्होंने जो क्रिमिनल केसेस लगाए थे, जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे, उनमें से जी। खत्म हो गए हैं, रिवीजन नहीं फाइल हुए हैं कि ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा, ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है और जो अर्जी लगाई है दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में, हाँ, वो मेंटेनेबल नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि मेंटेनेबल नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर महफूज मोहम्मद जुड़ रहे हैं। अब पूछना चाह रहा हूँ, अब ये मामला जो कोर्ट के पास गया है, यानी एक एप्लीकेशन दी गई है, कोर्ट ने उस पर अभी फ़िलहाल संज्ञान लिया नहीं लिया एक बात की बात है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अपना मौक़िफ़ दे, लोकस बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहान साहब हिंदुस्तान लाइव पर। मरकज़ तबलीगी मरकज़ और मदरसा काशिफुल उलूम और मस्जिद बंगले वाली, ये तीनों एक ही जगह पर वाक़ हैं, यानी मस्जिद बंगले वाली में वाक़ हैं। उसके बाद वहाँ मदरसा काशिफुल उलूम कायम हुआ। 1926 में तबलीग की तहरीक शुरू हुई वहाँ से। ये मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की अमानत में है, दिल्ली वक्फ बोर्ड इसका अमीन है। लफ्ज़ मिल्कियत मुनासिब नहीं होगा कहना, क्योंकि ओनरशिप सीधी सीधी ऑलमाइटी गॉड के नाम होती है, और जो वक्फ़ की डेफिनेशन है वक्फ एक्ट में, उसका भी सीधा सीधा यही मतलब है कि ट्रांसफ़र दी ओनरशिप ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द गॉड फॉर अ रिलीजियस और पायस और वेलफेयर पर्पजेस। ये इसका मफहूम है। यानी वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ, यू मीन टू से? ये अलग मसला है, लेकिन वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ, ये 100% बिल्कुल ठीक बात है। आप जो फरमा रहे हैं, और जो दिल्ली पुलिस ने अभी इसमें इंटरवीन किया है, एप्लीकेशन लगाई है मरकज़ वाले मामले में कि मिल्कियत मालिकाना हुकूक़, तो आपके जो नाज़रीन हैं उनकी इत्तला के लिए बता दूं कि मिल्कियत तो औक़ाफ़ की किसी की भी नहीं होती, अल्लाह में के नाम होती है। हाँ, दिल्ली वक्फ बोर्ड या किसी भी स्टेट का वक्फ बोर्ड किसी भी मस्जिद का अमीन हो सकता है। रही मरकज़ की बात, मस्जिद बंगले वाली की बात, ये बराह रास्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम है, ज़ेर निगरानी है। नहीं, मालिकाना हक़ कैसे साबित करेंगे अदालत में? मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना आपसे। हम कर चुके हैं वो। अगर आप जिसको मालिकाना हक़ कह रहे हैं वो हम कर चुके हैं। हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट का, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का गज़ट नोटिफिकेशन है जो 16/4/70 में पब्लिश हुआ है, और उसमें दिल्ली की तकरीबन 90% वक्फ जायदादें उसमें शामिल हैं, और वो एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद हुआ था। लेकिन पुलिस ने तो वक्फ बोर्ड से मिल्कियत और निगरानी के कागजात मांगे हैं ना, आप कह रहे हैं हम कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं, पुलिस को भी दे चुके हैं। पुलिस ने और हमने मिलकर एक जॉइंट सर्वे किया था, यानी कि मुश्तरका सर्वे किया था। उसमें भी हमने पुलिस को तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग और सब कराई गई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसकी मैनुअल रिकॉर्डिंग है, उसमें तमाम उनके ACP DCP वगैरह सारे मौजूद थे, उनके साइन हैं, हमारे दस्तखत हैं, और हमारे लोग वकाला हजरात थे, मैं भी उसमें शामिल था। उनको एक एक चीज़ हमने दिखाई। वो मस्जिद बंगले वाली दिल्ली वक्फ बोर्ड की अमानत में उसकी मिल्कियत है, अगर मैं बहुत आसानी के लिए कहूँ आपसे। और उसके जो गज़ट नोटिफिकेशन, जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है, जिसको उर्फ़ आम में ओनरशिप डॉक्यूमेंट कहेंगे, वो हम पहले ही अदालत में जमा करा चुके हैं, दिल्ली पुलिस को दे चुके हैं। और ये तो बहुत ही 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि कोई भी मस्जिद किसी भी स्टेट वक्फ बोर्ड की मिल्कियत होती है, उसके इंतज़ाम में होती है। हाँ, अलबत्ता यहाँ मस्जिद बंगले वाली का और मस्जिद मदरसा काशिफुल उलूम का इंतज़ाम इंसराम के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कमेटी बनाई हुई है। मामला सब जुडिस है और कोर्ट में है। हमारी तो गुहार कोर्ट से ही हमने लगाई थी, और कोर्ट में ही ये तमाम कागजात जमा कराए जा चुके हैं हमारे ज़रिए, और हमें पूरी उम्मीद है उनसे कि अब दिल्ली पुलिस की जो मंशा है या उनकी नीयत है वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। मेरा काम तो मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरा काम अपने वक्फ के इंटरेस्ट को देखना है, और वक्फ का इंटरेस्ट अगर कहीं घायल हुआ, ज़ख्मी हुआ या वहाँ नुकसान पहुँचा, तो आप सबसे पहले आपके साथ मुझे खड़ा पाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महफूज मोहम्मद। लेकिन इतनी बात ज़रूर है, इन्होंने कहा कि मेरा काम तो मोहब्बत है, मोहब्बत का पैगाम पहुँचाना। ये पुलिस मानेगी या नहीं मानेगी, या फिर अदालत मानेगी, तस्लीम करेगी इस चीज़ को या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब क्योंकि मरकज़ का मामला एक मरतबा फिर से सुर्खियों में आ रहा है और दिल्ली पुलिस इस पर एतराज़ कर रही है, साथ ही सवाल उठा रही है कि मरकज़ जिस जगह मौजूद है, मस्जिद बंगला वाली जिस जगह मौजूद है, इसकी जगह के जायदाद के कागजात और इसका मालिकाना हक़ है, तो एक बार वक्फ बोर्ड उसको प्रूव करे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर अदालत क्या रुख इख्तियार करती है।
आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।